बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट क्या रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1671 पॉइंट इजाफे से 57,063 पॉइंट्स की नफसाती हद पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2106 पॉइंट्स के बैंड में रहा। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 57,750 रही और हफ्तावार 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 55,644 पॉइंट्स रही। ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की तो बैंकिंग स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, रिफाइनरी स्टॉक्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा। फाइनेंसर और इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा। रिकॉर्ड बरपा तेज़ी देखी गई हफ्तावार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर और बहुत ज़बरदस्त और शानदार हमने कारोबार देखा और इसमें कोई दो राय नहीं कि 100 इंडेक्स ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए और बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड भी हुआ और बुलंद तरीन सतह पर बंद भी हुआ। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी मार्केट में डॉलर की क्या पोजीशन रही पूरे हफ्ते। आईएमएफ स्टाफ लेवल का जो मुआहदा तय हुआ है उससे डॉलर की कदर दोबारा से कम होना शुरू हो गई है और रुपए की कदर बढ़नी शुरू हो गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 3 पैसे से कम होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 288 रुपए 14 पैसे की सतह तक ट्रेड हुआ था। आखिरी 2 दिनों में हमने देखा, कारोबारी हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में, कि डॉलर रिवर्स हुआ है, वरना पूरे हफ्ते डॉलर की पोजीशन बेहतर हो रही थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी रुपी। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए से बढ़कर 288 रुपए 25 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए महंगा हुआ, 311 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 1 रुपए बढ़कर 357 रुपए का हुआ। एक हफ्ते में इमारती दिरहम 1.5 रुपए सस्ता होकर 79 रुपए का हो गया। इसके अलावा एक हफ्ते में सऊदी अरब की कीमत, करेंसी की कीमत में 20 पैसे की कमी हुई और 76 रुपए 50 पैसे की सतह पर रियाल आ गया। आईएमएफ से मिलने वाली रकम रुपी की वैल्यू को अप्रिशिएट करेगी फ्यूचर में। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इस हफ्ते पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कर्ज की मद में 25 करोड़ डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को देगा। आईएमएफ मुआहदे के समरात पाकिस्तान में नजर आने लगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी रकम आएगी, वर्ल्ड बैंक से भी आएगी। इसके अलावा आईएमएफ भी आपको रकम देगा, दोस्त ममालिक से भी आपको रकम मिलने वाली है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसको लेकर हम अपने रिजर्व्स को बढ़ता हुआ देखेंगे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे और इसका इशारा वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा पहले ही दे चुकी हैं। इसके अलावा इस हफ्ते सबसे बड़ी डेवलपमेंट रही आईएमएफ का जो कामयाब दौरा हुआ पाकिस्तान का और एक कामयाब मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे में हमने देखा कि आईएमएफ ने हमें कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को बहुत जल्द मिल जाएंगे और आईएमएफ ने कुछ टास्क दिए हैं करंट इस वक्त गवर्नमेंट को और उन्होंने कहा है कि आपने अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है, अपने अखराजात कम करने और इनको आपने अपने सिस्टम में ओबलाइज करने के लिए कोई हिकमत अमली बनानी है और इस हवाले से कमर कसली है स्टेट बैंक ने भी, वफाकी वजीर ख़जाना ने भी और एफबीआर ने भी, और इस हवाले से बाकायदा पॉलिसी बनाने की बातें शुरू हो चुकी हैं और इसी हवाले से एफबीआर ने अहम इक़दाम भी उठाना शुरू कर दिए हैं। एफबीआर ने टैक्स बुनियाद को वसी करने के लिए पूरे मुल्क में 145 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कायम कर दिए हैं और उनके ऊपर ये ड्यूटी आयद कर दी है कि वो टैक्स नेट को बढ़ाने में मुआविन किरदार अदा करें। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन काटे जाएंगे। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा उन लोगों को जो टैक्स सिस्टम में नहीं है, यानी नॉन फाइलर को अब डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है उसके लिए अब बवाल खड़ा होने वाला है। इसके अलावा चेयरमैन नादा को भी नई हिदायत जारी कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से चेयरमैन एफबीआर के साथ ताउन करें। मुख्तलिफ इदारे महकमा एफबीआर खुद का ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए डाटा मुरत्तिब करेगा। टैक्स चोरी पाकिस्तान में उरूज पर है। टैक्स जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो नॉन फाइलर को और उन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेकर आना होगा जो टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स चोरी के खात्मे के लिए आपको कमर कसनी होगी और यही आईएमएफ ने कहा है और इसी पर अमल करने के लिए टीमें मुतारिक हो गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पूरे हफ्ते आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% से जायद गिरावट देखी। लंदन और अमरीकी खाम तेल की कीमतें जुलाई 2023 की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुई। अमरीकी खाम तेल 4.67% कमी से $73.8 फी बैरल की सतह पर आ गया है। लंदन ब्रेंट ऑयल 4% कमी से $77 फी बैरल का हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाम तेल की कीमतों में कमी हो रही है और हमारी करेंसी मार्केट में भी डॉलर रिवर्स हुआ है। तो इसके समरात मुस्तकबिल में आवाम के ऊपर पड़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए और जो बढ़ती महंगाई है उसको ब्रेक ले जाए। इसके अलावा पूरे हफ्ते बड़ी सनतों की कारकर्दगी के एदाद शुमार भी आए
और हमने देखा कि स्लाइटली डिक्रीज हुई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स। महंगाई गैस और बिजली महंगी गैस और बिजली की वजह से लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। एक साल में बड़ी सनतों की तरक्की की शरह में तो इजाफा हुआ है स्लाइटली सा, लेकिन मंथ बेसिस की अगर मैं बात करूं यानी माहाना बुनियादों पर 3.5% की कमी हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सनतों की तरक्की भी कमी हुई है। ऑटो सेक्टर जबू वाले की जानब गामजन बाय, टेक्सटाइल सेक्टर के नंबर्स जो हैं वो माइनस में चले गए हैं। ओवरऑल लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि हमारे टैरिफ में इजाफा हुआ है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, पूरे हफ्ते डॉलर की सतह में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत ऊपर जाती रही। आखिरी 2 दिनों में हमने देखा कि डॉलर थोड़ा सा जो है नीचे गया है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टैरिफ ने मार दिया है सनतों को। जब बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी और जनवरी में मजीद बढ़ाने का इशारा दे दिया है, तो उससे सनतें जो हैं वो मुतासर होंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे मुतासर होंगे। इसके अलावा इस हफ्ते स्टेट बैंक ने 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान जारी कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 5 साला स्ट्रेटेजिक प्लान SBP विजन 2028 जारी कर दिया है। प्लान की तैयारी में मौसमियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती तब्दीलियाँ, एनवायरनमेंट के हवाले से हमें काफ़ी चैलेंजेस है। इस हवाले से इस प्लान के अंदर सदेबाब किए गए हैं, डिजिटलाइजेशन को लाने की बात की गई है, साइबर सिक्योरिटी के खतरात से निपटने की बात की गई है। इसके अलावा विजन 2028 के अहदाफ में महंगाई को कंट्रोल करना और मुआशी कारकर्दगी के अंदर इस्तेहकाम लाना, ये शामिल है इस विजन में। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि महंगाई की शरह में इस हफ्ते भी इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह मजमूई तौर पर 41.90% पे पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 9.95% का बड़ा इजाफा हुआ। अवाम महंगाई से परेशान है, गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। ये तमाम पॉइंट्स मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली खान, ऑटो एक्सपर्ट और सनतकार भी हैं। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल्स के नंबर डिक्रीज़ हो गए, ऑटो सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामजन है। मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर की खरीदो फरोख्त में नुमाया कमी का सिलसिला जारी है। प्रीवियस मंथ हमने देखा था कि स्लाइटली फिगर्स बेहतर हुए थे, लेकिन इस वक्त हमने देखा है कि दोबारा से ज़बू हाली की जानिब गामजन हो गए हैं नंबर्स लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के। इसी सिलसिले में मशहूद अली खान हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। क्या आप समझते हैं चैलेंजेस इस वक्त ऑटो सेक्टर को और सनतों को? देखें, सबसे जो बड़ा चैलेंज इस वक्त इंडस्ट्री फेस कर रही है वो तो आपका इन्फ्लेशन है। आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं उसमें तसल्सल नज़र नहीं आ रहा। तो ये चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। और सबसे पहला आपका जो मसला है वो परचेजिंग पावर का है। आपकी परचेजिंग पावर इस वक्त गिर चुकी है और ये साल अपने अख्ताम पे हैं, आखिरी 2 महीने पे। तो इस वक्त भी आपको नवंबर का महीना भी आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा। और दिसंबर, एक तो साल एंड का एक प्रेशर आता है कि लोग वैसे भी इंडस्ट्रीज़ में कोशिश ये करते हैं कि नए साल पे हम गाड़ी बुक कराएं। एक वो प्रेशर तो अपनी मौजूद है, जगह रहेगा दिसंबर में। मगर अभी जो सूरत हाल है वो उसमें इन्फ्लेशन आपको बहुत बुरी तरह हिट कर रही है। प्राइसेस आपकी आसमान पे हैं, आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पा रही। तो ये चैलेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 दिसंबर में ये साल आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा साल नहीं है। इस साल ऑटो सेक्टर के हवाले से आप क्या कहते हैं? ऑटो सेक्टर में जो चैलेंजेस इस वक्त एक आया हुआ है और ये मुसलसल मुझे नज़र आता है कि ये अभी आगे भी आपको इसका असरात नज़र आएंगे अगले साल इंशाअल्लाह। अच्छा मशहूद साहब, ये बताएं कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, ऑटो सेक्टर को बेहतर करने के लिए भी बनाया गया है। ऑटो सेक्टर इस वक्त इतनी ज़्यादा जब ज़बू हाली की जानिब गामजान है, तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड क्या कर रहा है उसको प्रमोट करने के लिए? और ख़ुद ऑटो सेक्टर भी एक्सपोर्ट पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहा। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो इस सेक्टर को मज़ीद डैमेज कर रहे हैं। बड़ी सनत है, बड़ी सनतों की तरक्की में ऑटो सेक्टर का बड़ा नुमाया किरदार है। अब अगर ये डिक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली वैल्यू एडिड सेक्टर है, तो वो भी प्रॉब्लम में आएगा। तो क्या कहते हैं आप इस सवाल? देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, वो मैं समझता हूँ थोड़ी देर में लिया। हमें पहले लेना चाहिए था शुरू में, मगर देर आए दुरुस्त आए। मगर डायरेक्शन अब इनकी सेट है। तो इसमें आपके पास इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी की रिवाइवल के लिए एक्सपोर्ट के अलावा दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो ईडीपी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस वक्त इनिशिएटिव ले रहा है, जो सीईओ साहब हैं या उनकी टीम है, वो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत है। इसमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तमाम OEMs को भी और उसके साथ साथ उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी। क्योंकि ये आप समझें, आप
कि आप अपनी कंपनी को या अपने पार्ट्स मैन्युफैक्चर या अपनी इंडस्ट्री को नहीं, इस वक्त एज ए नेशन आपकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको एक्सपोर्ट इन्हांस करनी है। तो उसमें आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें खुल के सपोर्ट करें, उसमें गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आप उनको गाइड भी कर सकते हैं, मगर आप उसको उस पॉलिसी में उनके साथ खड़े रहें। इस वक्त इसके अलावा आपके पास इस इंडस्ट्रीज़ में दूसरा चांस नज़र नहीं आ रहा। मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आप समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? सेकंड फेज़ होगा। फर्स्ट फेज़ में आप अपने ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से में जाने की कोशिश करें, और ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आफ्टर सेल्स मार्केट का डिपार्टमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड बड़ा है, उसमें आप एंट्री दे सकते हैं। उसकी तरफ गवर्नमेंट के साथ बैठ के आपको एक डायरेक्शन OEM को बैठ के इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। फिर फर्दर आप इंशाअल्लाह ताला आपके पास अगले 2-3 साल मौजूद हैं, आप इस विजन की तरफ बनाएं कि आप इस तरह से संभल करें कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें आप अपनी रसाई हासिल कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? प्राइसेस तो देखें इस साल थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डॉलर को इन्होंने 282 और 284 के करीब रोका, तो उसका जो बेहतर इम्पैक्ट आ सकता था वो उन्होंने पास ऑन किया है तमाम इंडस्ट्रीज़ ने एक कंज्यूमर को। क्या वाकई ये इस डॉलर को इस सूरत हाल में आप रोक पाएंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको वापस आप नीचे ला सकते हैं? अगर ये वापस नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट क्वार्टर में ये डायरेक्शन से इसका डाउनवर्ड होगी तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। मगर ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि 2024 एक पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है कि उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लोग देख रहे हैं। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम एंटरप्रेन्योर्स इस तरफ गामजन हैं कि अगले साल हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी तरह से आ सके। अच्छा, ये बताएं कि जनवरी के अंदर बिजली और गैस मजीद महंगी होने वाली है, ये इशारा दे दिया है। अब अगर बिजली और गैस मजीद महंगी होती है तो ऑटो सेक्टर कहाँ खड़ा होगा मुस्तकबिल में? देखिए, प्राइसेस तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी बढ़ी, पिछले लास्ट क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी आपका जो अंदेशा है वो बढ़ेगा। इसमें इस वक्त वॉल्यूम ऑलरेडी 30% पे है, तो ये ओवरहेड कॉस्ट तो आपको मार रही है। दूसरा, मैंने हमेशा ये कहा है कि देखिए इस वक्त जो ऑटो पार्ट्स के स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले लोग हैं वो बहुत क्राइसिस पे हैं। उनको इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से, OEM की तरफ से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस तरह की चाहिए? जैसे कोविड-19 में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव लिया लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के लिए, इनको मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी थी। इस वक्त आप स्मॉल इंटरप्राइजेस में भी ये काम करें कि आप उनको एक फाइनेंसिंग दें इंटरेस्ट फ्री। वो एक क्राइसिस में, इस क्राइसिस से निकलने के लिए उनको 1 साल चाहिए, तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, वरना कई ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर स्मॉल इंटरप्राइजेस से वो ऑलरेडी बंद होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या ऑटो सेक्टर को तकवीत मिलेगी मुस्तकबिल में? देखिए, जहाँ तक फाइनेंसिंग की बात आएगी, आपने पूरे साल देख लिया कार फाइनेंसिंग आपके इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं हुई, और अगर यही इंटरेस्ट रेट ये सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं अगले साल भी फर्स्ट क्वार्टर में, तो इसमें इसकी वजह से आपकी कार का वॉल्यूम मुझे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि ममालिक से राब्ते में हैं और एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा भी हुआ है, तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन से मुल्कों को हमने टारगेट किया हुआ और क्या एक्सपोर्ट की हमारे फिगर्स हैं इस वक्त पार्ट्स को लेकर? देखें, इस वक्त तो जो हमारे ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन दुनिया के 54 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो सेल्फ मेड हैं, और वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूरोपियन ब्रांड्स के पार्ट्स डेवलप करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में, और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह USA की मार्केट में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त उनको एक तो सबसे पहले कि आप उन जो सिलेक्टेड लोग हैं इस वक्त जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो पार्ट्स, इनफरादी तौर पे कर रहे हैं, इनफरादी, उनको तो एक प्रमोट करें, कोई सहूलत नहीं है, उनको प्रमोट करें, उनको एज अ रोल मॉडल पेश करें, अपने अपने प्रोग्राम्स में लेकर आए, ताकि आप बता सकें कि ये उनकी सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक रुझान वो ये है कि शायद वो ये बाकी जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर समझते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि शायद हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इस तरफ आते नहीं। माइंडसेट को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो इस वक्त ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्टर हैं टॉप 25 के करीब, उनमें से कुछ लोगों को आप एज अ रोल मॉडल पेश करें कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये वक्त का तकाजा भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। और जिन ऑटो कंपनीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट पॉलिसी को सामने रखते हुए, वो क्यों नहीं कर पा रही? देखें, उन्होंने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने जो इनिशिएटिव लिया इस वक्त,
OEMs ने अपनी डायरेक्शंस चेंज की करना शुरू कर दी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको आप एज ए पॉजिटिव लें। आफ्टर 40 ईयर्स के बाद OEMs इस तरफ सोचना शुरू कर रहा है कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सक्सेस मेरे ख्याल से होगी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की कि उन्होंने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की नाकामी कहेंगे या फिर नहीं। निगरान हुकूमत की कामयाबी कहेंगे? नहीं, ये तो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की सक्सेस कहेंगे कि आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पहले इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड क्या कर रहा था? हाँ, ये पास्ट में रहा है। पास्ट के जो लोग थे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में, उन्होंने क्यों नहीं इस पे इतना एम्फसाइज किया, इस पे इतना शो किया कि हम इस तरह की पॉलिसी बनाते। उससे पहले जो अगर आप जाएंगे तो आपको मैं कहूँगा कि आपके एग्रीमेंट्स में कमी थी, आपकी दूरंदेशी नहीं थी। आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को हमेशा पाकिस्तान की मार्केट के लिए इनवाइट किया, आपने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए नहीं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो ये जो पॉलिसीज़ में हमारा रहा है, जैसे अभी आपकी 2021 और 26 की पॉलिसी चल रही थी, इसमें भी आपकी एक्सपोर्ट पे OEMs को आपने ये नहीं कहा कि आप कोई पाकिस्तान में अपने ब्रांड जो बनाएंगे उनमें से एक ब्रांड, एक मॉडल आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक मॉडल को जब आप लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाते, आप उसको उसकी तरह टारगेट करते, वो गैप रहा है। तो पिछले दिनों में एटलीस्ट इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको ये करना पड़ेगा कि तमाम OEM में से हर OEM के पास 4-4, 5-5 मॉडल हैं, वो किसी एक मॉडल को फोकस करें और उसकी मैक्सिमम लोकलाइजेशंस करें ताकि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें और उसको एक्सपोर्ट पे लेके जा सकें। यहाँ वक्त ब्रेक का, मसूद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क भर में महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, बल्कि रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई के नंबर्स दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इदारे शुमारियात ने नंबर्स जारी किए हैं। महंगाई की मजमूई शरह 41.90% पे पहुंच गई है और ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो 55% पर महंगाई इस वक्त पेड हो रही है। यानी आम सारिफ को इस वक्त 55% महंगाई का सामना है, जिसकी बुनियादी वजह क्या है? जाहिर सी बात है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म है, स्टॉकिंग करती है, सब का अपना अलग अलग रेट है। हर सूबे का, हर शहर का, हर इलाके का अलग अलग रेट है, जिसकी वजह से सब्जी, फल, अजनास, अद्वियात सब की कीमतों को पर लग गए हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब आपका। और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मसूद अली खान भी हैं। आप दोनों से मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अब्दुर्रऊफ साहब, ये बता दें कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है। अब डॉलर कम होता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि इन्फ्लेशन की फिगर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही हुकूमत अगर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर देती है तो महंगाई मजीद बढ़ जाती है। तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं महंगाई का आप? देखिए, आप महंगाई कहते किसको हैं? महंगाई असल होल्डिंग, महंगाई असल कार्टन, महंगाई असल ज़ख़ीरा अंदोज, महंगाई उसको कहते हैं जो आर्टिफिशियल उसको बनाया जाता है, बिल्कुल उसको कहते हैं महंगाई जी। अब आप कहें कि चीनी 180 की आज 120 की हुई, तो अमल दरामद कराने से हो गई। आटा आज भी 138 रुपए फाइन आटा बिक रहा है और 125 रुपए 2.5 नंबर आटा। मुझे आप बताएं कि जब इंपोर्टेड गंदम हमारे यहाँ 96 की हमारी कॉस्टिंग है अपनी जी, और आज हम 104-5 पे और 110 तक गंदम बेच रहे हैं। अफसोस का मकाम है कि हम इंपोर्टर, जितने भी इंपोर्ट हो रहा है, प्राइवेट इंपोर्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट खुद भी मंगाए, लेकिन ये कार्टेल सिस्टम, ये सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हर चीज में, देखिए चावल में भी फसल की फसल ले लेते हैं लोग, 1 अरब का माल, कोई 1.5 अरब का माल स्टॉक कर देते, चावल में कोई कीड़ा नहीं लगता। चावल में 25-25 रुपए किलो बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? तो ये सब कैसे हो रहा है? आप ये सब कैसे हो रहा है अब्दुर्रऊफ साहब? आप चेयरमैन हैं होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स के, आपने हुकूमती टीमों से रब्ता किया, आपने लेटर्स लिखे, मतलब ये सब हो क्यों रहा है? वजह क्या है? सर आप मेरी बात सुनें, पहले आप बात समझने की कोशिश करें जी, समझाइए आप मुझे। बासमती वगैरह है, इसमें रेट बहुत आए हुए, और जहां तक आपको वो मिलेगा मामला दालों में, तो दालों में 11-12 रुपए जो डॉलर का करेक्शन आया है उसका इम्पेक्ट आएगा, वो 15-20 रुपए किलो लाजमी आएगा और आ रहा है, तो ये भी इम्पेक्ट आएगा। आपके ये समझ लेना आप नहीं, ये कार्टेल सिस्टम को चला कौन रहा है बेसिकली? वो कार्टेल सिस्टम
कौन लोग चला रहे हैं जिससे आप भी तंग हैं और हर शख्स तंग है? कौन है वो कार्टर सिस्टम को चलाने वाले लोग? अगर हम खौफे खुदा रखेंगे ना जी। तब आप बताएंगे ना किसको तंग करना है। हमें तो यही पता नहीं है कि जो पिछले डाके पड़े उस पे कौन सा अमल दरामद हो गया है, क्या उन डाकुओं को किसी ने पकड़ लिया है? कि भाई आज तक कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें करनी है हमने। आप होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, चीनी 100 रुपए से कम होनी चाहिए, नहीं हो सकी। आटा 100 रुपए से कम होना चाहिए, नहीं हो सका। तेल की कीमतों में कमी होनी चाहिए, उस पैमाने पे नहीं हुई जिस पैमाने पर आवाम सोच रही है। तो अब करना क्या है, किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे आदमशुमार को? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चीनी की आप बात कर रहे हैं, देखें मुसलसल ये 100 रुपए किलो आपसे कह रहा हूँ, होगी इंशाल्लाह। और आटे में भी कब होगी अब्दुर्रऊफ साहब? आवाम को चाहिए 100 रुपए सस्ती चीनी, 100 रुपए से भी कम चीनी चाहिए आवाम को। नहीं देखें, पहली सिचुएशन वाली बात नहीं है। जो हमारा गन्ना है ना, जो नए क्रॉप का, वो 415 रुपए मन के हिसाब से रेट खुला है, सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का जी। तो उसके हिसाब से ये 110-100 रुपए इसको होना चाहिए, और ये होगी। अब इसमें अगर कार्टेल नहीं बने, कोई सिस्टम नहीं शामिल हुए, तो इंशाल्लाह चीनी रहेगी। कार्टेल के पीछे सियासी टीमें मुतारिक होती हैं, इस बात को मानते हैं आप? दुनिया में मुतारिक है। यहाँ तो जिसको दिल करता है वो बोलता है मुझे अमीर बनना है आज के आज। उसका हाल एक ही है, चाहे गरीब आदमी पीस जाए, उसके यहाँ रोटी नसीब नहीं है, उसके 4 टुकड़े रोटी करके खाता है, उसके ऊपर भी गेम खेली जाती है। होलसेल और रिटेल मार्केट में गैप क्यों आ रहा है? होलसेल और रिटेल मार्केट में, रऊफ साहब, होलसेल और रिटेल मार्केट में गैप क्यों आ रहा है इतना बड़ा? देखिए मैं आपको बताऊं, रिटेल होलसेल में क्या आ रहा है। ये रिटेल होलसेल में तो उन्होंने कमिश्नर साहब ने 10% इजाफा कर दिया, मान लिया, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ आपको, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या, कहाँ कमियां हैं, कहाँ कोताहियां हैं? देखिए इतना स्टाफ भी नहीं होता उनके पास, अभी ना तो इतना स्टाफ है, और जितना अमल करा सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अमल नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अब 3.5 करोड़ की आबादी के शहर को संभालना वो भी इतना मुश्किल काम होता है, तो कम काम नहीं करते। मैं तो सिर्फ एक ही बात करूंगा, रोटी पहले बोलते हैं, नारा लगता था रोटी कपड़ा मकान, पहले रोटी तो दे दो, फिर कपड़ा देंगे और फिर मकान देंगे। पूरी जो गवर्नमेंट की टीम्स हैं उनका क्या किरदार है? कौन है लोग जो इस वक्त मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन कर रहे हैं अब भी, और आपका क्या किरदार है इसमें? आप क्या कर रहे हैं? हम तो देखो इम्पोर्ट करते नहीं है गंदम का। आप तो इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो ग्रोसर्स और होलसेलर्स के चेयरमैन हैं, लेकिन जो इंपोर्ट करके होलसेल मार्केट में लेकर आ रहा है वो महंगी बेचेगा तो आप महंगी देंगे, तो इसके मैकेनिज्म के लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको कि जब एक चीज आपकी बुकिंग हुई उसकी कॉस्टिंग होती है ना, दुनिया में कॉस्टिंग होती है मैकेनिज्म, वो कॉस्टिंग हुई, उससे आप 1-2 रुपए किलो ज्यादा ले लो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 12-13 रुपए किलो 1-2 रुपए पे कौन काम करता है अब्दुर्रऊफ साहब? आपको भी मालूम है जकीर अंदोज 1-2 रुपए पे कहाँ काम करते हैं? 1-2% पे काम ना करे, पता है कितना वालिया में 10 लाख टन तो भी तकरीबन अराइवल हो चुका है, तकरीबन और आना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लूटमारी करेंगे। अच्छा अब्दुर्रऊफ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, अब्दुर्रऊफ साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। मसूद अली खान, महंगाई की वजह से ऑटो सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, इन्फ्लेशन के फिगर्स ने हर तबके को डिस्टर्ब किया है, ऑटो सेक्टर को भी डिस्टर्ब किया, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल को भी डिस्टर्ब किया। रोना वही है, बिजली गैस महंगी, सबका अपना अलग अलग दाम। अब गाड़ियों की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और फिर स्लाइटली से हमने देखा कि उसमें डिक्रीज कर दिया। तो ये क्वेश्चन तो था ना बीच में, इसका मतलब है कि ऑटो कंपनीज ने कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ था। आप इसको ये कह सकते हैं कि इस वक्त एज ए नेशनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के परस्यूइंग पे ओईएम्स ने अपनी प्राइसेस कम की, प्रेशर पर। हाँ, उनकी परस्यूइंग पे, उनके कहने पे, एज अ गुड गेस्चर, एज अ नेशनल इंटरेस्ट नहीं की, उनके कहने पे कम की। नेशनल इंटरेस्ट पे आप नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें। अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही जी। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट बहुत जल्द चाहता है कि वो अर्निंग कर ले और रातों रात अरबपति बन जाए। हम ये भूल गए हैं कि कल हमने यहाँ से वापस जाना है। तो मेरा यही इनके साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी यही है, और भाई नेशनल इंटरेस्ट की बात कर लो। इस वक्त मुल्क ऑलरेडी माशी बहरान से गुजर रहा है, निकला नहीं है, गुजर रहा है, और ये 2024 में भी नज़र आ रहा है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम इतना क्यों खाने के पीछे लगे हैं? हमें फोकस करना चाहिए। एक आम आदमी अगर उसके घर में रोटी नहीं बन रही और आप बाहर जाके रोटी ज़ाया कर रहे हैं,
तो हमारे यहाँ बहुत प्राइसेस का ज़्यादती है। हमें देखें, हमारे यहाँ एक चीज़ तो हो गई, एक साल में अगर आप कंज्यूमर की भी देखें, वॉल्यूम गिरा होगा, वॉल्यूम गिरा है, वैल्यू वाइज आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई, जिसपे आप कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा इनका सेल बढ़ गई है। बिल्कुल। मगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज में अगर आप जाएंगे तो हर जगह पे आपको क्वांटिटीज को गिरता हुआ महसूस करेंगे। ये रोशनी या ये देखनी होगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के साथ तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को, खुदाया हम ये चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम जब कल जो सामान बेचा करते थे आज की उसकी तादाद कम है, पैसे वाइज तो हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया होगा। तो ये तकलीफ देह है एक आम आदमी के। एक आम आदमी, ऑटो सेक्टर को तो आप भूल ही जाएंगे, उसके लिए बड़ी रीचेबल रहा है। और इस वक्त जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स थर्ड नंबर पे आएगी। उन्होंने सही कहा, पहले आप रोटी को तो आप सेव एंड कवर करें, लोकल मार्केट को फिर प्रमोट आएंगे। क्यों नहीं करते हम लोग? लोकल मार्केट को ऊपर हम प्रमोट नहीं करते, इंपोर्ट पे हम लोग रिलाय करते हैं। अगर हम लोकलाइजेशन को इंपोर्ट बेहतर कर लें तो फिर हमारे तो सारे मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है आपने की, इस पे फोकस होना चाहिए। अब एटलीस्ट हमें ये रियलाइज करना चाहिए, हमने कोविड-19 में भी देखा हमें प्रॉब्लम्स आई, आज भी हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो भाई लोकलाइजेशन को फोकस करो, नेशनल इंटरेस्ट है, खुदाया नेशनल इंटरेस्ट पे आप लोग फोकस करें। पर्सनल इंटरेस्ट से हम बाहर निकले। यहाँ हम लोगों ने हर हल्के में एक अपने ग्रुप हमने बना लिए हैं, हमें उससे बाहर निकलना होगा। कंज्यूमर को भी मार रहे हैं, हम आम आदमी को भी मार रहे हैं ना, दाल चीनी का आप रेट कंट्रोल कर पाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये तो गाड़ी तो बहुत बुजुर्ग की बात है। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त लोकलाइजेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करे विद द सपोर्ट ऑफ द ओईएम कि भाई ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएं, उसमें रोल प्ले करें गवर्नमेंट और ओईएम। स्मॉल एंटरप्राइजेस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निगरान हुकूमत काम तो कर रही है। नहीं कोशिश बहुत है, बहुत अच्छी कोशिश है, तारीफ करा दी है। मगर देखिए ना, यही मसला है कि आपने अच्छा बात है, ये हुकूमत एक निगरान हुकूमत है। अगर इसकी जगह एक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास एक राइट्स और पावर्स होते, कल वो फेस करती है पब्लिक को। तो हमारा जो सिस्टम अभी क्लैप्स हुआ है, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने दीजिए साफ और शफाफ, ताकि लोगों का उस पर ट्रस्ट हो। देखिए फेस वैल्यू होती है, उसने कल दोबारा आना होगा 5 साल के बाद। तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का सिस्टम को बहाल करना चाहिए। हम आप दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो, ये जिनका काम है उनको काम करने दें। आपके जो काम है आप उसको अच्छा करेंगे। मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपर्ट मैं अपनी राय अगर दे सकता हूँ तो मैं अपने काम करूँगा, मैं आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। तो गवर्नमेंट जो चलेगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से चलेगी, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का रास्ता हमवार हो। अच्छा, आखिर में अब्दुल रऊफ साहब मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, महंगाई की शरह को कम होता हुआ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? अजनास की कीमतों में कमी देख रहे हैं? दाल, आटा, चावल, चीनी, इनकी कीमतों में कमी देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि कार्टेल जो है वो इनकी कीमतों में मजीद इजाफा कर देगा मैनिपुलेशन करके? देखें आप देखिए, मेरी बात सुने जी। ये सियासी हुकूमत है ना, जितनी बनने वाली है जी, अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई कहाँ वोट डालना है, किसने जीतना है। अवाम अभी देख रही है जनरल आसिफ मुनीर, खुशखबरी दे दें, खुशखबरी दे दें, अजनास की कीमतों में कमी के हवाले से होगी या नहीं होगी? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जनरल आसिफ मुनीर साहब जिस तरह अमल दरामद करवा रहे हैं जी, और हो जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, और बहुत शुक्रिया मसूद अली खान, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हुकूमत और हुकूमत के साथ अफवाज जिस तरीके से काम कर रही है उससे बहुत बेहतरी आई है, मौशी अशारी है, हमारे दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा है। ऑटो सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन के फिगर्स की, तो उसको कंट्रोल करने में हुकूमत की टीमें मुतहरिक ज़रूर हुई हैं, लेकिन जब बिजली और गैस महंगी होगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के फिगर्स पर आता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है डे बाई डे, और हर तबका इससे मुतासर है। इन पॉइंट्स पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। अगले सेगमेंट पर हम डॉलर और स्टॉक को डिस्कस करेंगे, लेकिन यह वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉलर की पोजीशन बेहतर रही, उसके बाद फिर कमज़ोर होना शुरू हो गई। IMF का जो मुआहदा हुआ है उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमत में कमी होना शुरू हुई, और पूरे हफ्ते अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो रुपी वीक रहा है कम्पेयर टू डॉलर। इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक बोस्तान, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। करेंसी मार्केट में डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला शुरू हो गया। आइंदा आने वाले सेशंस में आप क्या देखते हैं, डॉलर नीचे जाएगा?
30 था और बिल्कुल जाएगा, सिर्फ जाना ही जाना था। ये वक्ती तौर पे जो है, और हमने कहा डॉलर का जो रेट है वो इस वक्त पहला टारगेट इसका 270-75 है, उसके बाद 250 है। तो वही डॉलर बड़ी तेजी से गिर रहा था। फिर IMF का वक्त आया और शबर जैदी साहब ने एक बयान दाग दिया कि डॉलर जो है 340 को हो गया। तो वो लोग थोड़े से जो इम्पोर्टर था, जो उन्होंने पहले एलसीआर 308 में नहीं खोली थी, उन्होंने 275 में खोली। तो वो क्योंकि डिमांड यकदम इतनी बड़ी कि डॉलर का रेट इंटर बैंक में बढ़ के 388 तक चला गया, और 288 288 तक चला गया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ IMF वक्त ने जो ही स्टाफ लेवल का मायदा पर दस्तखत हुए और उन्होंने कहा कि ये स्टाफ लेवल का मायदा हो गया, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि ये पाकिस्तान के एतमाद में इजाफा हुआ है। जो बदइतमादी की फिजा थी वो झड़ चुकी है, और जी IMF ने पाकिस्तानी टीम की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जितने भी मुतालबे थे सवाए फाइनेंसिंग गैप के सारे इन्होंने फिल किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि एग्जीक्यूटिव लोग बोर्ड में जो है ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो है मतलब जो इजलास होने हैं, मलिक साहब तो एक वो इंशाल्लाह एक एक्स चेयरमैन FBI शब्बर जैदी अगर अपनी स्टेटमेंट दे देते हैं तो डॉलर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या इतना कमजोर हमारा निजाम है? बस वो कहते हैं ना, शबर शादी बोलते हैं, थप्पड़ फाड़ के बोलते हैं। कभी वो पाकिस्तान का ढिढोरा पीते हैं कि डॉलर जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला, आपने सुना होगा कई प्रोग्राम में उन्होंने ये आज से पता नहीं कितने 2 साल से करके रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है वो भी उनकी पेशन गोई खत्म हो गई। अब दोबारा पीछे भी उन्होंने यही पेशन गोई थी कि ये डॉलर का रेट 400 होगा, फिर 275 हुआ। अब पता नहीं उनको क्या दौरा पड़ा, उन्होंने दोबारा यही बयान दाग दिया। तो लेकिन IMF ने खुद पाकिस्तान के तमाम GDP का भी इन्फ्लेशन कम होने का और रिजर्व बढ़ने का और खास तौर पर ट्रेड गैप है वो कम होने की उन्होंने खुद माना है कि हाँ जी पाकिस्तान की जो इकानमी है बेहतर हो रही है, और पाकिस्तान जो है खास तौर डॉलर को पर कहां जो देख है रहे हैं मुस्तकबिल में, इंटरबैंक। इंटरबैंक मार्केट और रुपए मार्केट में? देखो जी, इसका आने वाले लेवल क्यों ये 700 मिलियन जो ही रिजर्व हमें आज देखो 25 करोड़ तो आपको पता है एशिया तरक्याती बैंक ने भी दे दिए। 6 अरब डॉलर तीनों चाइना बैंकों भी से देगा आपको, इस्लामी से तमाम आलमी मालियाती हाँ। इदारे रकम और देंगे आपको। और उसके बाद जो है 700 मिलियन ये आएंगे कतर को डालो, तो आपको पता है मार्केट में जो है और ज्यादा गिरेगी। और अब मैं समझता हूँ पहला इसका लेवल वही 280 है। अभी 280 तोड़ेगा, फिर 270 है, और 270 के बाद सीधा इसने 250 पे जाकर रुकने। और जब नया साल पाकिस्तान के लिए बड़ा मुबारक साबित होगा, बहुत से फंड आने वाले हैं। पाकिस्तान ने जो है ये अगर फलस्तीन इसराइल की जंग न होती तो आज अभी तक 70 अरब डॉलर आ चुके होते। उस वक्त थोड़ा सा वो इस वक्त पैनिक आ गया मार्केट में, और क्या हालात होते हैं अल्लाह करे कोई बड़ी जंग ना और ये मामलात तय पाए। तो तमाम जैसे अभी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने भी जी यही कहा है कि इस मसले को पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, और फलस्तीनी को जो है अगर मसला हल हो जाता है जाके पाकिस्तान का भी सऊदीया का एक ही मुतालबा है कि दो हुकूमती हल के अलावा उसका कोई हल नहीं है। तो ये अगर हल हो जाता है तो बात पूरी दुनिया महफूज हो जाएगी, वरना दुनिया महफूज हर वक्त ये जो जंगें होती रहेंगी, ये जंग होती रहेगी। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया जो है इसकी पैनिक में, और पाकिस्तान तो खास तौर पर इस वजह से पूरी दुनिया ने अपने जो ऑयल के वो बढ़ाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने भी 21 दिन की बजाय 9 दिन के अब जो है ऑयल के जो रिजर्व वो बढ़ाने हैं, जिसकी वजह से ये इंटरबैंक में डिमांड आई है। जो ये डिमांड एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को कितने डॉलर्स फराम कर दिए, और 1 महीने का 2 महीने का जरा आप उसका तखमीना तो बताएं। देखो जी, ये बड़ी खुशखबरी है, मैं कौम को देना चाहता हूँ। एक्सचेंज कंपनी पिछले 2 महीने में 60 करोड़ डॉलर जमा कराए हैं। ये बहुत सिर्फ बड़ा 60 रिकॉर्ड करोड़ है। डॉलर सिर्फ 60 जी करोड़ पिछले डॉलर 2 महीने जी 60 करोड़ डॉलर हमने जमा कराए हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, नबी पाक का सदका है। आवाम ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, उसी पाकिस्तानी ने पिछले 2 महीने में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस तरह आपकी मगर मलिक एक्सपोर्ट साहब, पॉलिसी अगर हम 1 बिलियन डॉलर्स भी प्रोवाइड ना कर सके इंटरबैंक मार्केट में, क्या वजह है? इतना इतना नहीं सख्त होना क्रैकडाउन के चाहिए। असरात होने के बावजूद भी ओपन मार्केट अगर इंटरबैंक मार्केट को 1 बिलियन डॉलर ना दे सकी, तो ये अच्छी बात है या नाकामी है हमारी? नहीं, हमारी कामयाबी है। पहले ज्यादा ज्यादा जो फ्री एक्सचेंज कंपनी थी वो ज्यादा ज्यादा पौने यानी कि 175 मिलियन या 150 मिलियन डॉलर दे रही थी 15 करोड़ के डॉलर के लिए। अब जो है तो डबल हो गया फिगर। और हमारी कोशिश है अगर इंटरबैंक नहीं बढ़ते तो ये वाकई 1 अरब डॉलर हो जाना था। क्योंकि आप
रुक गई है, जो आप गिरने शुरू हो गए। आवाम हमारी क्या करती है, जब डॉलर का रेट बंद होते हैं बेचना छोड़ देती है, खरीदना शुरू कर देती जी है। और जब ऐसी खबरें आती हैं और पैनिक फैलाते हैं कुछ लोग, जानबूझ के आवाम को गुमराह करते हैं, मैं तो कहता हूँ। वो उन्होंने पता नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी क्यों खबरें, वो हर आदमी अपने रुपये को, अपनी इकानमी को, अपने मईशत को, अपने रिजल्ट को मजबूत करने की बात करते हैं। हमारे तजिए नगार जो है वो ऐसे नेगेटिव खबरें फैला के मायूसी फैलाते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जो है ये इकोनॉमिक काउंसिल जो बनी है, इसका जी जो है ये एक और मैं खबर आपको दूं, बहुत बड़ी खबर है, जिसकी वजह से स्टॉक भी मुसलसल बढ़ा, 57,000 की हद को भी क्रॉस किया, लाइफ टाइम हाई बनाया। पाकिस्तान ने पहली दफा उन 51 ममालिक में शामिल हो गया जिन्होंने सावन फंड बनाया, और उसमें $100 अरब का कैपिटल से स्टार्ट किया इसको। और ये 16वें मुल्क है जिसने $100 अरब की सरमायाकारी जो है अपने इससे डाले इसमें। तो ये उसमें जैसे IMF का वक्त था, उन्होंने जब ये यकीनी थी तो उन्होंने स्पीच से बुला के पूछा, नहीं उन्होंने बोला जो हम इस फंड में $1 अरब की अभी पूरी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे भी करेंगे, और इस फंड में $25 अरब के इन्वेस्टमेंट आनी है सऊदीया, दुबई और कतर से। तो ये बिल्कुल, बहुत बड़ी हमारे खुशखबरी पास FDI भी आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं गनी उस्मान, साबिक नायब सदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी, पूरे हफ्ते शानदार कारकर्दगी रही, और ना सिर्फ तारीख रकम कर दी बल्कि हर रोज 2 रिकॉर्ड्स 100 इंडेक्स से बनाए, एक बुलंद तरीन सतह पे ट्रेड होने का, फिर बुलंद तरीन सतह पे बंद होने का, और फिर अपनी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन रहा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से गनी उस्मान? देखिए, आपने जैसे कहा कि 100 एक्सचेंज ने 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। जी माशाल्लाह, जो भी कंपनियां हैं, स्पेशली बैंकिंग कंपनियां हैं, उनके आप 9 महीने की अर्निंग आप देखते हैं तो उनकी अर्निंग जो देख के आप आज तक लाइफ में इनकी कभी इतनी प्रॉफिट नहीं आई, और बकाया अभी 1.5 महीना बाकी है। समझ लो कि 31 दिसंबर के इनके जो अर्निंग के फिगर आएंगे तो आप सोच नहीं सकेंगे। इस वजह से एक तो मार्केट में तेजी है, दूसरा जनरल ये कि देखिए ना, अब इकोनॉमी काउंसिल बनी है। अब आप पहले इलेक्शन का मसला था कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, अब अल्लाह की मेहरबानी से 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला है ना, ये टेबोर रेट का है। अगर जो इंटरेस्ट रेट अभी IMF ने कह दिया है कि आप इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, मैंने सुना है कि उनसे एक एग्रीमेंट हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तो बातें खत्म हो गई, और आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे लगता है कि 2.5 से 3% इंटरेस्ट रेट कम होगा, और थोड़ा पेट्रोल प्राइस भी मेरे ख्याल में अगर कम नहीं होता, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, तो मार्केट को कहां देखना है? इफ एंड बट के ऊपर ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, आज से मैं 20-25 दिन आगे मैंने आपके चैनल पे भी, 1-2 चैनल पे भी कहा था कि 31 नवंबर को इंशाल्लाह मार्केट 56 से 57,000 बिल्कुल, तो अल्लाह की मेहरबानी से वो आपको याद होगा कि अब 57,000 हाँ, की सतह अबूर कर गई। मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? 100 इंडेक्स की पोजीशन कहां पे होगी? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो आप 100% कम होगा। देखिए, इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इंटरेस्ट रेट को हमको कम करना ही होगा। अगर जो इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, ये प्रॉब्लम रहेंगे। तो हुकूमत को भी चाहिए, अब IMF ने एग्री कर लिया है, लेकिन IMF बार बार कहती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए 22% से 24% की रूमर थी कि 24 हो जाएगा। मगर स्टेट बैंक ने देखा, जमील साहब ने कहा कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। मतलब अब मुझे ये लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में लोगों की यही फोरकास्ट है, और इंडस्ट्रीज और जो भी इन्वेस्टर है वो भी चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो। देखो, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो बैंकिंग की डिपॉजिट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, सब चले जाएंगे। तो अच्छा, मार्केट इस वक्त रिकॉर्ड सतह पे ट्रेड हुई है पूरे हफ्ते, तो IPOs क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशियो है वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? और जो प्राइस लिस्ट है शेयर्स की पर कैपिटल, वो इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? नहीं, क्यों? आप, मैंने समझा नहीं आपका सवाल, आप क्या कह रहे हैं? IPOs जो सीज है मार्केट में नहीं आ पा रहे। IPO नहीं आने की एक ये वजह है कि दूसरी कंपनी के अभी भी शेयर IPO आएंगे, वो अभी कंपनी लगेगी, वो आगे चलेगी, 2 साल में उसकी प्रोडक्शन आएगी। तो अभी भी आपको जो मार्केट में जो भी शेयर्स मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, जिनकी अर्निंग है, वो आपको अच्छे प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। तो कैसे लिस्ट होगी नई कंपनियां? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नई कंपनी लिस्ट करने के लिए या नई इंडस्ट्री के लिए, जब तक आप सपोज कीजिए कि आप 1 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं और आधा अपना लगाते हैं, तो आप सोचेंगे मुझे तो बैठे बैठे 8-9 करोड़ रुपए साल के मिल सकते हैं, मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं? तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला है।
इसीलिए आईपीओ नहीं आ रहे। और एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशो है, क्या आप समझ रहे हैं कि वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है? रिकॉर्ड मार्केट है, हम नहीं देख रहे कि इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये तो कुदरती निजाम है कि मार्केट में जब तेजी होती है तो सब लोग कहते हैं ना कि तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला। तो जितनी तेजी होगी इतने एक्टिव क्लाइंट बढ़ते जाएंगे, जितनी तेजी होगी एक्टिव क्लाइंट बढ़ते जाएंगे। एक किस्म की अच्छी हो रही है। अच्छा मलिक साहब, आप ये बता दें कि करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में अब कमी का सिलसिला हम देखेंगे। मौशिया शारी दुरुस्त सिंह की जानिब रवा दवा है। आइंदा आने वाले दिनों में एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक मार्केट को भी डॉलर प्रोवाइड करेंगी। हाँ, आप मुतमईन हैं हुकूमत की पॉलिसियों से, हुकूमत की हिकमत अमली से? मौजूदा निगरान हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो बहुत ही मुतमईन है हम तो। ऐसे ने पहले देखा ये मेरे को वक्त आता था 2-2 महीने करीब मॉनिटरिंग ही करता रहता तो मुतमईन ही नहीं होता था और 6-6 महीने डिले करता था। जब से निगरान हुकूमत आई है बर वक्त उन्होंने हर चीज को 15 दिन का जो रिव्यू था उसमें पूरा करके ऐलान भी करा दिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उन्होंने उसके ऊपर एतमाद का भी इजहार किया और टारगेट जो था रेवेन्यू का पहली तिमाही का बहुत पाकिस्तान से गिरे मार्केट खत्म हो गई है? पाकिस्तान से गिरे मार्केट का वजूद खत्म हो गया है? देखो पाकिस्तान की ग्रे मार्केट इस वक्त जब से क्रैक डाउन जारी है अभी तक तो अंडरग्राउंड है, लोग भागे हुए हैं। अब देखो क्रैक डाउन जब खत्म होगा तो क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तो हर चीज में अल्लाह का शुक्र है, बिजली के चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, तेल के स्मगलरों के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा जी। है और हर तरह का इस क्रैक डाउन से पाकिस्तान की इकानमी को जो है 100 अरब रुपया जो है हुकूमत ने इकट्ठा भी कर लिया है बिजली चोरों से। और जो पेट्रोल की जो पाकिस्तान जी। जो ड्यूटी कम मिलती थी स्मगलिंग की वजह से, तो ये बहुत बड़ा फंड है। अगर ये इसी तरह जारी रहता है और पाकिस्तान के जो है देखो सबसे जो पैरामीटर होता है इंटर बैंक और फ्री मार्केट का फर्क कितना है, वो अब फिर खत्म हो गया। पहले एक जमाने में 30 रुपए का फर्क था जिससे पता लगता था कि डिमांड 30% ज्यादा है। जितना फर्क बढ़ेगा इतनी डिमांड बढ़ेगी। तो इस वक्त ये सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के इंटर बैंक जो है वो गिरता है तो फ्री मार्केट 2 रुपए गिर जाती है। तो जैसे अभी गनी साहब ने फरमाया बिल्कुल मंदी होती है पाकिस्तान में तो फिर हर आदमी स्टॉक में या ऑफिशियल चैनल की तरफ चला जाता है और जब तेजी होती है तो हर आदमी फिर अपना पैसा जो है सोने में या गोल्ड में या डॉलर में डंप करना शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान को अगर इकानमी को अपने पांव पे खड़ा है तो मजबूत रुपए मजबूत पाकिस्तान बनाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, गनी उस्मान आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रैक डाउन की वजह से हमारी पॉलिसीज में बेहतरी आना शुरू हुई है, हमारे रिजर्व्स बेहतर होना शुरू हैं, हमारे इन्फ्लोज बेहतर होना शुरू हैं, डॉलर अब कम होना शुरू हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी, इंटरेस्ट रेट में अगर मजीद कमी होगी। ये कहना था गनी उस्मान और मलिक बोस्तान का। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।